नौशा ने बड़ी सादगी से जवाब दिया। हाँ। प्रोफेसर बुड़बुड़ाने के से अंदाज में बोला, तुम जेल भी जा चुके हो, फिर भी अनाड़ी हो। सिलसिले की कोई दरमियानी कड़ी जरूर गायब है। मेरा सारा तज्जिया गलत हो गया। उसने हैरत ज़दा नजरों से नौशा को देखा। बहरहाल तुम मुझसे जरूर मिलना। आओ मैं तुमको दरवाजे तक पहुंचा दूं। उसने शमादान उठाया और खड़ा हो गया। दोनों जीने से उतरकर नीचे आए और गुलाम गर्दिश उबूर करके दरवाजे पर पहुंच गए। नौशा ने दरवाजे से निकलते हुए मुड़कर प्रोफेसर को देखा। मोमबत्ती की रोशनी में वह सर्कस के मस्खरे की तरह ऊल जलूल नजर आ रहा था। नौशा बाहर गली में पहुंचकर सोचने लगा, यार किस औंधी खोपड़ी से वास्ता पड़ गया था। साला ना जाने कौन सी ईरान तूरान की हाँक रहा था। कहने लगा ये काम छोड़ दो। फिर क्या करो? झक मारो। क्या क्या उड़ा रहा था। इंजीनियर, डॉक्टर, कानूनदा और ना जाने क्या अनाप शनाप बना रहा था। भाई हद हो गई। भला मैं कैसे इंजीनियर या डॉक्टर बन सकता हूँ? ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है और अपनी किस्मत में तो हाथ की सफाई दिखाना लिखी है। ये सोचते सोचते उसने जेब से पर्स निकाल कर देखा। उसमें 250 से ऊपर रुपए थे। खुशी के मारे उसकी बाँछें खुल गईं। दिल ही दिल में कहा, यार अपने काम की भी क्या बात है। मिनटों में चांदी कटती है। उस्ताद पेड्रो सच कहता है, ये कच्ची कीमिया है। बस जरा सी हाथ की सफाई और थोड़ी सी कारीगरी चाहिए। वो इसी तरह सोचता हुआ आहिस्ता आहिस्ता अड्डे की तरफ चल दिया। रात के 11:30 बजे का अमल था। उस्ताद पेड्रो की महफिल जमी हुई थी। वो किसी महंत की तरह आलती पालती मारे बैठा था। चारों तरफ जेब कुतरे हल्का बनाए बैठे थे। कमरे में तंबाकू का धुआं भरा हुआ था। मिली जुली आवाजों का शोर गूंज रहा था। नौशा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही उस्ताद पेड्रो की तीवरी पर बल पड़ गए। क्यों बे, तू अब तक कहाँ था? नौशा ने आहिस्ता से कहा, सिनेमा चला गया था। और तू उस्ताद अल्लाह रखा के इलाके में क्यों गया था? मैंने 1000 दफा कहा कि बोल्टन मार्केट के उधर का इलाका अपना नहीं है, पर तुम तो सालों अपनी माँ के यार हो। अबे तू अपनी बांदगी दिखाने खारादर क्यों गया था? उस्ताद अल्लाह रखा के कारीगर तुमसे पतला मूदते हैं। सालो तुम खामखा दिलों में फेर डलवा रहे हो। उस्ताद पेड्रो ने उसे तीखी नजरों से देखा। ला निकाल झुमकों की रानी। गिराकटी की रकम के लिए यह उस्ताद पेड्रो की अपनी मखसूस इस्तलाह थी। नौशा पहले तो सटपटाया कि जरूर कुछ गोलमाल है। उस्ताद को कहीं से कुछ सुराग मिल गया है, मगर रकम वो उस्ताद को देना ना चाहता था। ढिठाई से बोला, मैं तो उस तरफ गया भी नहीं। आगा पिलपिली होगा, वो उस तरफ जाता है। आगा पिलपिली कोने में सुकड़ा सुकड़ाया बैठा ऊँग रहा था। उसने कछुए की तरह अपनी सूखी बेडौल गर्दन निकालकर नौशा को देखा और नाक में मिनमिना कर बोला, अमा देख रहे हो उस्ताद, साला खामखा के लिए मुझसे फलास्टन कर रहा है। वो रापटा दूंगा कि चीख निकल पड़ेगी। मैं तो बाहर निकला ही नहीं। दोपहर से बुखार में पड़ा भुन रहा हूं और ये साला अपनी उड़ा रहा है। उस्ताद पेड्रो ने उसे फौरन डांटा, बंद कर अपना लेक्चर, बहुत कह चुका। फिर वो दरवाजे के करीब बैठे हुए अजनबी की तरफ मुतवज्जा हुआ। क्यों जी, तुमने खुद देखा है इसे? उसने नौशा की तरफ इशारा किया। वो बोला, हाँ जी, यही लौंडा था। शाम से शिकार के पीछे मंडला रहा था। नौशा ने इस अरसे में पहली बार उसे देखा। वो दोहरे बदन का मजबूत नौजवान था और गर्दन ऊंची किए बड़ी बेबाकी से बोल रहा था, उस्ताद मैंने कई बार उसे इशारा भी किया कि यह अपना ग्राहक है। बार बार टोप टाप मारा तो ये आंखें निकालकर खड़ा हो गया। उस्ताद पेड्रो मुस्कुराने लगा, यार तू भी क्या बात कर रहा है। इसे अभी जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं। ये साला समझेगा उस्तादी के ये गुर। अभी तो उस्ताद ने एक गंदी गाली दी। वो तो मैंने पहले ही भांप लिया था कि अभी ये अनाड़ी है। नौशा हटदर्मी पर उतर आया। अमा बेफजूल में मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। मैंने तो तुमको देखा भी नहीं। वो खूनख्वार नजरों से उसे घूरने लगा। उसी वक्त उस्ताद ने जन्नाटे की गाली देकर कहा, अबे चुपका भी रहेगा या चिक चिक ही किया जाएगा? तेरी साली किसका शाही का भी पता चलेगा। नौशा ने चोरी का बटुआ फेंक दिया था और नोट पतलून की मोरी में सुराख करके छुपा लिए थे। उसे इत्मीनान था कि वहां तक किसी की नजर न जाएगी, लिहाजा उसने चमक कर कहा, झूठ बोल रहा हूं तो मेरी तलाशी ले लो। उस्ताद ने गर्दन हिलाकर कहा,
क्या तू ये समझ रहा है कि मैं तुझे बिल्कुल नलुआ छोड़ दूंगा? उसने चक्रम को इशारा किया। देख बे नादा, इसी के पास है ये कहीं रख आया, जरा अंटी पे चढ़ा के, ये बड़ा हरामी दिखे है। चक्रम ने दोनों हाथ पकड़ के नौशा को खड़ा कर दिया। उस्ताद ने डपट कर कहा, हाथ ऊपर कर। नौशा ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। चक्रम तलाशी लेने लगा। उस्ताद बिल्ली की तरह तेज नजरों से नौशा को घूरता रहा। चक्रम ने हर जगह टटोला, जिस्म का एक एक गोशा कुरेदा, मगर रकम बरामद न हुई। एक बार वो अपने हाथों को थपकी देता हुआ ऊपर से नीचे तक आया तो उस्ताद की तजर्बाकार नजर ने ताड़ लिया कि जब चक्रम का हाथ पैरों पर आया तो नौशा जरा सा बिदका था। उसने हाथ उठाकर इशारा किया, जरा मेरे कने तो आइयो। नौशा उसके पास चला गया। उस्ताद का हाथ सीधा पतलून की मोरी पर पहुंचा। उसने उंगली डालकर नोटों का फलीता निकाला और बेनियाजी से उठाकर सामने डाल दिया। सब ने हैरत से उसे देखा। नौशा के चेहरे पर मुर्दनी छा गई। उस्ताद पेड्रो ने कहरालूद नजरों से नौशा को देखा, टपट कर बोला, अबे मेरे से ट्रेकें करने चला है? तेरे जैसे न जाने कितने लमडे टांग के नीचे से निकाल चुके हैं। 30 साल से ऊपर हो गए ये काम करते हुए, झक नहीं मारी? उस्ताद पेड्रो ने नौशा को कान से पकड़कर गर्दन हिलाई। ऐसे उस्तादों का शागिर्दों के विलायत तक उसकी तस्वीरें खींचकर भेजी हैं। उस्ताद पेड्रो कुछ देर यूं ही लेक्चर देता रहा। फिर उसने चक्रम से कहा, जरा गिन तो कितनी रकम है? चक्रम ने मुड़े तुड़े नोटों को उठाकर गिना। उस्ताद को बताया, 183 हैं। उस्ताद पेड्रो ने लरखा के आदमी से पूछा, क्यों जी, तुम्हारा हिसाब क्या कहता है? ठीक है रकम? हाँ जी, बस इतना ही हमारा अंदाजा था। लो ये संभालो अपनी अमानत। उस्ताद ने नोट चक्रम से लेकर उसे दे दिए। उसने नोट लेकर गिने और उसमें से नोट निकालकर उस्ताद के आगे डालकर बोला, ये 46 रुपए हैं। 25% के हिसाब से इतना ही मेहनताना बनता है। अगर तुम्हारा रेट कुछ और है तो बता दो। नहीं जी, यही ठीक है। वो उठकर जाने लगा तो पेड्रो ने कहा, उस्ताद अल्लाह रखा से मेरा सलाम कहना। उनसे कह दीजिए लमडा भी अनाड़ी है, कायदा कानून नहीं जानता। वैसे मैं उसकी अच्छी तरह कुंदी कर दूंगा। अल्लाह रखा का आदमी चला गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। नौशा की सिट्टी गुम थी। अब उसकी शामत आने वाली थी। वही हुआ। उस्ताद पेड्रो ने उसको ज़िबा करने वाली तेज नजरों से देखा। गालियां देकर बोला, साले तू मुझे चिकपरियां देता है? हराम के तुखम ने नाक कटवा दी। अल्लाह रखा कहेगा, पेड्रो ने न जाने क्या अल्लम गल्लम शागिर्द रख छोड़े हैं। उस झपसट से अपनी यूं ही लगती है शहर के एक एक अड्डे पर यह बात पहुंच जाएगी। तुफ है साली ऐसी उस्तादी पर। सारी इज्जत किरकिरी हो गई। नौशा मुलजिमों की तरह सर झुकाए सहमा हुआ बैठा रहा। उस्ताद गुस्से से चीखता रहा। फिर उसने कादिर से कहा, अबे ओ कादिर, लगा इस हराम के जने को 2 ठोंके। कादिर ने उठकर नौशा के एक ठोंका लगाया था कि वो तकलीफ से बिलबिला कर चीखने लगा। उस्ताद ने कादिर को ललकारा, अबे जरा दबा के, क्या जिनकों के से हाथ चला रिया है? ये साला तो यूं ही फील मचा रिया है। कादिर ने कूदने के से अंदाज में दोनों बाजुओं को तोला। पहले दाहिने हाथ को जरा सा तिरछा किया और कोहनी की हड्डी की भरपूर जरब लगाई। नौशा कराहता हुआ दीवार के पास पहुंच गया। कादिर आगे बढ़ा और झपट कर जोर का ठोंका लगाया। 1, 2, 3, वो ताबड़तोड़ ठोंके लगाता चला गया। कादिर बड़ा कड़ियल जवान था। भारी भरकम कसरती जिस्म था। एक एक बाजू का वजन 5 सेरियों में था। पिंडलियां और पैर लोहालाट थे। नौशा लड़खड़ा कर धड़ाम से फर्श पर गिरा और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। फिर उसकी आवाज हलक से गैं गैं करके निकलने लगी। उसका मुंह फटा हुआ था। चेहरा वहशतनाक हो रहा था। वो मछली की तरह फर्श पर लौटने लगा। ना जाने वो दियो का दियो कादिर कब तक अपने फन का मुजाहरा करता कि इसी असना में उस्ताद की आवाज उभरी, बस बे, साले को जरा सांस तो लेने दे। कादिर अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। उसका चेहरा गैंडे की तरह डरावना नजर आ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता हाँप रहा था। कमरे में बैठे हुए सारे जेब कुतरे दम्बाखुद थे। नौशा अभी तक फर्श पर तड़प रहा था। उस्ताद पेड्रो ने एक टांग उठाकर दूसरी पर रख ली और जिस्म को हौले हौले हरकत देने लगा। सामने दीवार पर उसका मुहीब साया झूम रहा था। कई मिनट इसी आलम में गुजर गए। हर शख्स खामोश था। ना कोई आहट थी ना आवाज।
नौशा तड़पते तड़पते थक कर शल हो गया और जोर जोर से हाँफने लगा। कमरे के सुकूत में उसकी बोझल सांसों की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद उस्ताद की भारी भरकम आवाज उभरी। वो नौशा से कह रहा था, उठ के बैठ, बहुत हो चुका नखरा, नहीं तो सारे 2-4 और लगवाऊंगा, जो कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी। नौशा घबरा कर उठ बैठा। उसके रुखसार आंसुओं से भीगे हुए थे, बाल बिखर कर मुंह पर आ गए थे। वो मुंह बसोर बसोर कर आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां भर रहा था, मगर उस्ताद पेड्रो उसकी हालत जार से जरा भी मुतासिर न हुआ। मुड़कर चक्रम को इशारा किया, साले को थोड़ा सा जिंदा तिलस्मात पिला, फिर इसको चलता कर। चक्रम कमरे से उठकर बाहर चला गया। जरा देर बाद वो कारूरे की शीशी लिए हुए कमरे में दाखिल हुआ। उसमें जर्द जर्द पेशाब भरा था। शीशी देखते ही नौशद दुहाई देने लगा, उस्ताद अल्लाह के लिए छोड़ दो, मर जाऊंगा, अब गलती करूं तो जान से मार देना। वो गिड़गिड़ाता रहा, फरियाद करता रहा, मगर उसकी एक न सुनी गई। उस्ताद पेड्रो की हिदायत पर एक जेब कुतरा नौशे के सीने पर चढ़ बैठा और उसके दोनों हाथों को दबोच लिया। दूसरे ने उसका मुंह चीर दिया। चक्रम ने कारूरे के कई कतरे उसके हलक में डाल दिए। नौशा घबरा कर उठ बैठा। उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं। वो जोर जोर से उबकाइयां ले रहा था। उस्ताद डपट कर बोला, बाहर जाकर उल्टी कीजिए, साले यहां गंदगी फैलाई तो अभी और जिंदा तिलस्मात पिलवाऊंगा। अब जारिया है कि नहीं? नौशा लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद नौशा कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ। अब यहां ठहरने की जरूरत नहीं, उस्ताद तीखे लहजे में बोला, तुम अभी अपना टीन पाट यहां से गोल करो। नौशा ने मरी हुई आवाज में कहा, उस्ताद खुदा की कसम तुमसे सब कुछ सच सच बताए देता हूं। बात यह है। उस्ताद जोर से धाड़ा, अब तू अपनी बात अपने ही पास रख। मेरी बात तो सुन लो उस्ताद, मैं तुझे अच्छी तरह जान गया हूं, तू एक नंबर का हराम का तुखम है। उस्ताद पेड्रो ने 10 रुपए का एक नोट उसकी तरफ फेंका। हिकारत से मुंह बिगाड़ कर बोला, लो साले खान, ये अपने कफन के लिए लेते जाओ, ये काम तेरे बस का नहीं। तू तो मुझे भड़वा दिखे है, उन्हीं की तरह पट्टियां निकालता है। अब जाके अपनी मां के लिए कोई यार ढूंढ। नौशा उसे कहरालूद नजरों से घूरने लगा। उस्ताद ने डांटा, साले आंखें क्या दिखा रहा है, जाकर थाने में रपट लिखा दीजिए कि उस्ताद पेड्रो जेब कुतरों का अड्डा चलाता है। तुझे भी कसम है जो जाके न कहियो, पर यह भी सुन ले के 2000 रुपए नकद भत्ता देता हूं। साले किसी और हवा में न रहना। तू ये समझ रहा है कि मैं उस्ताद का कुछ बिगाड़ सकता हूं? नौशा ने कोई जवाब न दिया, चुप खड़ा रहा। उस्ताद ने डपट कर कहा, अबे जारिया है, कुछ और तेरी कुंदी कराऊं? तुझे देखकर मेरी आंखों में खून उतर रहा है। बस अब तू यहां से दफान हो जा। नौशा ने 10 रुपए का नोट उठाया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अड्डे से बाहर आ गया। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। सर्दी खासी बढ़ गई थी। नौशा के सामने अब सबसे बड़ा मसला यह था कि रात कहाँ गुजारे। अचानक उसे राजा का ख्याल आ गया, मगर उसकी याद आते ही वो झुंझला गया। उस साले की तो तकदीर ही खोटी है। सोचा था कि इस रकम से उसका इलाज करा दूंगा, उल्टा अपना ही डब्बा गोल हो गया। न रहने को ठिकाना है, न कोई काम धंधा। वो इसी तरह सोचता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। उस्मानाबाद की गलियों से गुजरकर वो लॉरेंस रोड पर आ गया। सड़क सुनसान थी। सन्नाटे में कहीं कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। गश्त करने वाला एक कांस्टेबल उसके करीब से गुजरा। उसने मुश्तबा नजरों से उसे देखा। नौशा घबरा गया। इस तरह रात गए आवारागर्दी करना मुनासिब नहीं था। सर्दी थी और वो बहुत थका हुआ भी था। आखिर वो एक दरख्त के नीचे फुटपाथ पर बैठ गया। रात एओ की तरह सर उठाए खड़ी थी। सर्दी बढ़ती जा रही थी। शबनम के कतरे दरख्त के पत्तों से टिप टिप फुटपाथ पर गिर रहे थे। उसके करीब ही एक शख्स गुठड़ी की तरह सुकड़ा सुकड़ाया पड़ा था। उसे अपने आपे का भी होश नहीं था। मजे से पड़ा बेखबर सो रहा था। नौशा को सर्दी के मारे नींद नहीं आ रही थी। उसने सर घुटनों पर रख लिया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। इसी तरह बैठे बैठे एक दफा उसने करीब पड़े हुए आदमी को देखा। अचानक उसे ख्याल आया कि उस शख्स पर जरा हाथ की सफाई का तजर्बा करना चाहिए। ये सोचते ही उसकी उंगलियों में चुल होने लगी। वो खिसक कर उसके करीब हो गया।
ہاتھ بڑھا کر اس کی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ وہ بوسیدہ اونی کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی ایک جیب سے کاغذوں کے چند پرزے اور ایک ٹوٹا ہوا کنگھا نکلا، دوسری جیب بالکل خالی تھی۔ البتہ اندر کی جیب سے 1 روپیہ اور چند آنے کی ریزگاری نکلی۔ پاسپورٹ سائز کی ایک تصویر بھی نکلی۔ تصویر کو اس نے دھندلی دھندلی روشنی میں دیکھا۔ اس میں گول مٹول سا ایک بچہ بیٹا ہمک رہا تھا۔ اس تصویر کا مقصد اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ پہلے تو نوشا نے سوچا کہ رقم پار کر دے، پھر یہ خیال کر کے واپس جیب میں رکھ دی کہ سالہ بھوکا مر جائے گا، خام خواہ بد دعا دے گا۔ اسے اس بات سے خوشی ہوئی کہ اب وہ بہت صفائی سے کام کر سکتا تھا۔ اس نے اس آدمی کے تمام جیبوں کی تلاشی لے ڈالی مگر اسے کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ شبنم سے نوشا کے بال بھیگ گئے تھے اور سردی کا احساس شدید ہو گیا تھا۔ بار بار اس کا جسم کانپ اٹھتا تھا۔ نیند کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس نے سوچا کوئی نہ کوئی چائے خانہ تو کھلا ہی ہوگا، جا کر چائے پی جائے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دفعتاً نوشا کو اس آدمی کا خیال آ گیا جو بے خبر سو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ خبردار کر دے ورنہ کوئی نہ کوئی اس کا بھائی بند جیب صاف کر جائے گا اور سویرے اٹھ کر اس کے پاس چائے پینے کو بھی کچھ نہ ہوگا۔ اس نے جھک کر اسے جھنجھوڑا اور بے تکلفی سے بولا، اے بھائی نیند کے متوالے، مگر وہ نہ اٹھا۔ نوشا کو محسوس ہوا کہ اس کا ہاتھ برف کی طرح سرد تھا اور جسم لکڑی کی طرح اکڑا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ کب کا مرا ہوا پڑا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ خوف سے کانپ اٹھا۔ ایسا لگا کہ لاش اس سے چمٹ گئی ہے۔ وہ فوراً آگے بڑھ گیا اور پیچھے مڑ مڑ کر لاش کو دیکھتا رہا۔ اسے بار بار معلوم ہوتا جیسے کوئی اس کا تعقب کر رہا ہے۔ اسی گھبراہٹ کے عالم میں وہ ایک گلی میں مڑ گیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بندر روڈ پر پہنچا۔ بندر روڈ پر پنواڑیوں کی اکا دکا دکانیں ابھی تک کھلی ہوئی تھیں۔ ایرانی چائے خانے بھی کھلے تھے۔ وہ خاموشی سے ایک ایرانی چائے خانے میں داخل ہو گیا۔ وہاں اس وقت بھی خوب چہل پہل تھی۔ شب زندہ داروں کا ہجوم تھا۔ قہقہے لگ رہے تھے، باتیں ہو رہی تھیں۔ ان میں سٹے باز تھے، دلال تھے، رکشہ والے تھے، وکٹوریا والے تھے، پولیس کے کانسٹیبل تھے اور ایسے کوچا گرد تھے جن کا نوشا کی طرح کوئی ٹھور ٹھکانہ نہ تھا۔ نوشا نے گرم گرم چائے کے 2 گھونٹ پیے تو ذرا سکون ملا۔ ایک پیالی چائے ختم کرنے کے بعد اس نے بی پی کے 2 مسکا بن کھائے، ایک اور گرم گرم ڈبل چائے چڑھائی، مگر ابھی تک وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ اسے رہ رہ کر مرے ہوئے آدمی کا خیال آ رہا تھا جس کی جیبوں سے اس نے 1 روپیہ اور 5 آنے نکالے تھے۔ یہ احساس بڑا اذیت ناک تھا۔ وہ بار بار سوچتا، یہ گرا کٹی کا پیشہ سالہ بڑا واہیات ہے، یار اس پیشے کو تو چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ مگر سوال یہ تھا کہ وہ پھر کرے گا کیا؟ اسی عالم میں کوئی اس کے وجود کے اندر سے بولا، دنیا میں سب جیب کترے ہی تو نہیں ہیں۔ اس خیال سے اسے کسی قدر تقویت پہنچی۔ وہ دیر تک چائے خانے میں بیٹھا رہا۔ جب صبح کے آثار ہویدا ہوئے اور ہلکی سفیدی آسمان کے کناروں پر ابھرنے لگی تو وہ چائے خانے سے نکل کر باہر آ گیا اور سڑکوں کی آوارہ گردی شروع کر دی۔ دن بھر وہ کام دھندے کے لیے مارا مارا پھرتا رہا مگر اس کا وہ دن بیکار گیا۔ رات اس نے ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے میں گزاری۔ کئی روز تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ دن سڑکوں پر اور چائے خانوں کے اندر گزرتا اور رات مسافر خانے میں۔ اس کے 10 روپے ختم ہوتے جا رہے تھے اور اس احساس سے وہ پریشان ہو جاتا۔ آخر ایک آٹو گیراج میں اسے میکینک کا کام مل گیا۔ 50 روپے مہینہ تنخواہ اور صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک کی ڈیوٹی، سب شرائط اس نے قبول کر لی اور کام شروع کر دیا۔ کام تو مل گیا مگر رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مان اسے پروفیسر کلیم اللہ کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ اس سے ملا جائے، باتیں تو بہت کرتا تھا، شاید کچھ کام بن جائے۔ چنانچہ ایک شام کو آٹو گیراج سے نکل کر وہ سیدھا پروفیسر کے پاس گیا۔ وہ اس وقت گھر پر موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی بولا، آخر تم آ ہی گئے، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ میں نے پرانا دھندا چھوڑ دیا ہے اور ایک گیراج میں نوکری کر لی ہے۔ نوشا نے اسے مطلع کیا۔ پروفیسر ہو کر کے بے ڈھنگے پن سے ہنسنے لگا۔ اس خبر سے اسے بڑی خوشی ہوئی۔ بہت ہی اچھا، بہت اچھا، تم تو انجینئر بن سکتے ہو۔ اس نے نوشا کا موبائل سے داغدار لباس غور سے دیکھ کر کہا، تم تو ابھی سے انجینئر لگنے لگے۔ وہ اس کی پیٹھ ٹھونک کر شاباشی دینے لگا۔ نوشا نے موقع غنیمت جان کر مطلب کی بات کہہ دی،
کام تو مل گیا مگر رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اسٹیشن جا کر مسافر خانے میں پڑ رہتا ہوں. پروفیسر ذرا دیر تک کچھ سوچتا رہا. پھر اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا, نہیں, میں تم کو رہنے کے لیے جگہ دوں گا. اس نے فوراً اپنی بیٹی کو بلایا. نادرہ آ گئی تو وہ گویا ہوا. نادرہ, ان سے ملو, یہ نوشا ہیں, ہمارے دوست. اگر تم کو دوست کے لفظ پر اعتراض ہے تو میں اس لفظ کو واپس لیتا ہوں. بہرحال ہمارے مہمان ضرور ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہی ٹھہریں گے. مگر ابا جان, گھر میں جگہ کہاں ہے؟ وہ ایک احمقانہ سی مثال ہے نا. جگہ دل میں ہونی چاہیے. تو اس وقت جگہ دل ہی میں نکالنا پڑے گی. دل نہیں, دماغ سے سوچو کہ کہاں جگہ نکل سکتی ہے. نادرہ نے کوئی جواب نہیں دیا. پروفیسر ذرا دیر تک بے چینی سے کمرے میں ٹہلتا رہا. پھر اس نے چٹکی بجا کر کہا, یہ ٹھیک رہے گا. کھانے کے کمرے سے میز اٹھا کر تم راہداری میں لگا دو. کیا مذائقہ ہے؟ کھانا ہی تو کھانا ہے. راہداری بھی بری جگہ نہیں, خاصی کشادہ بھی ہے. کھانے کی میز اس میں آسانی سے لگائی جا سکتی ہے. جس شہر میں انسان کو سر چھپانے کے لیے چھت تک میسر نہ ہو, وہاں کسی کو ڈائننگ روم رکھنے کا کوئی حق نہیں. یہ خود غرضی ہے. میں اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. نادرہ پروفیسر کی عادت سے بخوبی واقف تھی. وہ جانتی تھی کہ وہ جو کچھ ایک بار طے کر لیتا ہے اسے پورا کیے بغیر نہیں رہتا. لہذا اس نے کوئی جواب نہیں دیا. خاموشی سے باہر چلی گئی اور گھر کے ملازم کی مدد سے کھانے کی میز نکال کر غلام گردش میں ڈال دی. کمرہ نوشا کے لیے خالی کر دیا گیا. پروفیسر نے اس کے لیے چارپائی اور بستر کا بھی بندوبست کر دیا. اس رات نوشا کئی راتوں کے بعد گہری نیند سویا. سویرے ہی سویرے پروفیسر کی آواز سن کر نوشا جاگ اٹھا. وہ اسے ناشتے کے لیے بلا رہا تھا. اس نے غسل خانے میں جا کر جلدی سے منہ ہاتھ دھویا اور اس کے پاس چلا گیا. پروفیسر اور نادرہ کھانے کی میز پر اس کا انتظار کر رہے تھے. میز پر چائے اور ناشتے کا سامان رکھا تھا. وہ ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے جھجکنے لگا. پروفیسر نے کہا, تم شدید احساس کمتری میں مبتلا ہو. آؤ ادھر آ کر بیٹھو. نوشا سکڑا سکڑایا کرسی پر بیٹھ گیا. پروفیسر نے پھر کوئی بات نہیں کی اور اخبار کے مطالعے میں محو ہو گیا. نادرہ نے نوشا کو چائے بنا کے دی. ٹوسٹ اور ایک انڈا دیا. نوشا آہستہ آہستہ چائے پیتا رہا. وہ گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا. اسے ہر چیز اجنبی اور نامانوس معلوم ہو رہی تھی. اس روز وہ آٹو گیراج پہنچا تو اس کی طبیعت بڑی حشاش بشاش تھی. کام بھی محنت سے کیا. پہلی بار اسے گیراج سے چھٹی ہوتے وقت خوشی محسوس ہوئی. وہ سیدھا گھر آیا اور غسل خانے میں دیر تک نہاتا رہا. رات کا کھانا بھی اس نے پروفیسر ہی کے ساتھ کھایا. چند ہی روز کی رہائش کے بعد ایسا محسوس ہونے لگا کہ اس کی زندگی میں بڑی تیزی سے تبدیلی رونما ہو رہی ہے. اب وہ سڑکوں پر آوارہ گردی اور گھٹیا چائے خانوں میں وقت گزارنے کے بجائے زیادہ تر گھر پر ہی رہتا. اس کی زندگی میں کسی قدر اعتدال اور سلیقہ پیدا ہو رہا تھا. کراچی آئے ہوئے سلمان کو کئی مہینے ہو گئے تھے. چچا سسر کے سیاسی اثر و رسوخ سے اسے ایک غیر ملکی فرم میں ملازمت مل گئی تھی. 500 روپے ماہانہ تنخواہ تھی. کام بھی زیادہ نہ تھا. 5000 روپے جو سسرال سے شادی پر سلامی میں ملے تھے اس کے پاس موجود تھے. اس میں سے 4000 روپے پگڑی دے کر اس نے شہر کے ایک بارونق علاقے میں رہائش کے لیے فلیٹ لے لیا تھا. اس میں 3 کمرے تھے. فلیٹ روشن اور ہوادار تھا. پاس پڑوس بھی برا نہیں تھا. اس 4 منزلہ عمارت میں زیادہ تر پارسی اور عیسائی خاندان آباد تھے. ان کے رہن سہن میں نفاست اور قرینہ تھا. اکثر رات گئے تک خوب چہل پہل اور ہنگامہ رہتا. آمدنی معقول تھی. مزے سے گزر بسر ہو رہی تھی. سلمان عام طور پر گھر ہی میں رہتا تھا اور اپنا بیشتر وقت مطالعے میں گزارتا. ان دنوں اس کا صرف یہی مشغلہ تھا. مہینے کی شروع تاریخوں میں وہ بازار سے نئی کتابیں خرید کر لاتا. فلیٹ کا ایک کمرہ اس نے مطالعے کے لیے وقف کر دیا تھا. اس میں مختصر سی لائبریری بن گئی تھی. کتابوں کی 2 الماریاں، مطالعے کی میز اور صوفہ سیٹ لگا کر اس نے کمرے کو کرینے سے آراستہ کیا تھا. کچھ فرنیچر اس نے خریدا تھا، کچھ کرائے پر لے آیا تھا. کراچی میں اس کا کوئی شناسہ نہیں تھا اور نہ ہی کسی کے ساتھ اس نے مراسم بڑھانے کی کوشش کی. دفتر میں کام کرنے والے ساتھیوں سے اسے کبھی انسیت پیدا نہ ہوئی، مگر وہ حتی الوسع کوشش کرتا کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے. اس نے آشفتہ مزاجی اور بے راہ روی ترک کر کے زندگی میں اب میانہ روی اور سلیقہ پیدا کر لیا تھا.
चंद मोटे मोटे उसूल वज़ा कर रखे थे। उनमें एक उसूल ये भी था कि दफ्तर के किसी शख्स से बदमज़गी पैदा नहीं करेगा। उसका बुनियादी सबब यह था कि उसे रोजाना वहां 7 घंटे गुजारना पड़ते थे। अलबत्ता दफ्तर से बाहर आने के बाद वो उस माहौल को, उस फिजा को यकसा फरामोश कर देता। यही वजह थी कि किसी रफीक कार के साथ उसके ताल्लुकात दफ्तर की चारदीवारी से आगे न बढ़ सके। इतवार को आमतौर पर वो मैटनी शो देखता या समंदर के किनारे किसी पुरफजा मकाम पर चला जाता और घंटों रेत पर बैठा शोर मचाती लहरों को देखता रहता। उसकी जिंदगी में एक तरह का ठहराव और तवाज़ुन आ गया था और वो इससे मुतमईन भी था। कभी कभी उसे खाने की दिक्कत का एहसास होता। होटल के खाने से वो उकता गया था। उसने एक मुलाजिम रख लिया और घर पर खाना पकवाने का बंदोबस्त कर लिया, मगर वो हफ्ता भर भी न टिका। एक रोज दफ्तर से लौटा तो मुलाजिम गायब था। सूटकेस का ताला टूटा हुआ था। खैरियत हुई कि महीने की आखिरी तारीखें थी और सूटकेस में सिर्फ 42 रुपए पड़े थे। उन 42 रुपयों के अलावा वो कुछ कपड़े चुरा कर भी ले गया। नुकसान ज्यादा न हुआ, लेकिन उसी रोज उसने तय कर लिया कि आइंदा मुलाजिम नहीं रखेगा। दूसरे रोज उसने बीवी को बुलाने के लिए खत लिखा और फिर हर खत में इसरार करने लगा। चारों की एक कोहरालूद सुबह को सलमान की बीवी रखशिंदा कराची पहुंच गई। उसके हमरा एक अधेड़ खादमा भी थी। बीवी को लेने सुबह तड़के वो कैंट स्टेशन पहुंच गया। ट्रेन कुछ लेट थी। इस इंतजार में उसने एक खास कैफ महसूस किया। ये ऐसी मसरत थी जो वो बहुत अरसे बाद महसूस कर रहा था। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो उसका दिल धड़कने लगा। इंटर क्लास के एक जनाना डिब्बे से उसकी बीवी खादमा के साथ उतरी। वो बुर्का पहने हुए थी और बहुत शर्माई हुई नजर आ रही थी। घर आकर भी उसका यही अंदाज रहा। बात करता तो निगाह नीचे झुकी रहती, चेहरे पर कुछ अजीब सी घबराहट नजर आती। उस रोज उसने दफ्तर से छुट्टी नहीं ली थी, लिहाजा वो फ्लैट में ज्यादा देर न ठहर सका। दफ्तर रवाना हो गया। सपहर होने तक उसका दिल काम से उचाट हो गया। उस रोज वो जल्द ही घर पहुंच जाना चाहता था। दफ्तर से निकला तो बहुत खुश था। वो घर जाने के बजाय सीधा बाजार गया। उसने हलवा सोहन खरीदा, ताज़ा फल लिए और गुलफरोश की दुकान से फूलों का एक गुलदस्ता भी खरीद लिया। घर पहुंचा तो रखशिंदा चाय पर उसका इंतजार कर रही थी। उसने शायद कुछ ही देर पहले गुस्ल किया था। उसका चंपई चेहरा फूलों की तरह शगुफ्ता था। हल्के आसमानी लिबास में वो दिलकश और दिलारा नजर आ रही थी। सलमान को यह देखकर खुशी हुई कि उसकी बीवी हसीन और खूबरू है। चाय पीते हुए वो इधर उधर की बातें करके उसे छेड़ता रहा ताकि उसका हिजाब किसी कदर कम हो जाए। उस वक्त वो एक खिलंडरे नौजवान की तरह गैर संजीदा नजर आ रहा था। बात बात पर कह लगाता और ऊट पटांग बातें करता। उसकी ये शाम बड़ी खुशगवार गुजरी। सलमान को जल्द ही अंदाजा हो गया कि रखशिंदा बड़ी मेहनती और सुघड़ है। सूरज निकलने से पहले ही वो बेदार हो जाती, उसके कपड़ों पर इस्त्री करती, शेव करने का सामान आईने के सामने रख देती। जितनी देर वो गुस्ल करता उस अरसे में वो नाश्ता तैयार करके मेज पर लगा देती। हरचंद के घर में खादमा मौजूद थी, मगर उसका सारा काम वो खुद करती और इसमें उसे मसरत भी महसूस होती। सलमान ने अक्सर गौर किया कि अगर उसने किसी काम के लिए खादमा से कहा तो रखशिंदा खुद ही वो काम कर देती। शाम को वापस आता तो चाय तैयार मिलती। वो थका हुआ सा कुर्सी पर बैठ जाता। बीवी उसके कदमों पर झुककर जूते का फीता खोलने लगती। सलमान ने मना भी किया मगर वो बाज ना आती। उसके कपड़े वो खुद ही हैंगर पर टांगती। उसकी एक एक चीज करीने से लगी होती। हालांकि वो रखशिंदा के आने के बाद खासा लापरवाह हो गया था। दफ्तर जाता तो सारा कमरा कबाड़ खाना बनाकर डाल देता, मगर शाम को हर चीज अपनी जगह आरास्ता मिलती। ये बड़े पुरकैफ दिन थे। उसकी सेहत बहुत अच्छी हो गई थी, चेहरे पर ताज गई थी। वो अच्छा खासा सजीला जवान नजर आता, लेकिन उन दिनों वो जिस कदर बातूनी हो गया था, रखशिंदा उसी कदर खामोश रहती, बहुत कम बातचीत करती। कोई बात अच्छी लगती तो सिर्फ मुस्कुरा देती। उसके सफेद दांत झलकते और सुर्ख लब कपकपा के रह जाते। सलमान को उसकी मुस्कुराहट बहुत पसंद थी।